हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बीपीएससी 134 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर। आज बीपीएससी 134 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आज के क्वेश्चन है, राष्ट्र शक्ति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर। राष्ट्र शक्ति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। देखिए, इसकी मुख्य विशेषता से पहले हम लोग इसकी परिभाषा को समझते हैं। आखिर क्या होता है राष्ट्र शक्ति। देखिए, राष्ट्र शक्ति की परिभाषा में जो ना अनेक विद्वानों का अनेक मत कथन है। जैसे कि देखिए, हार्टमैन के अनुसार अलग है, हैंस जे मार्थेनग्यू के अनुसार अलग है, सभी के अलग अलग मतलब विद्वानों के जो अलग अलग कथन है ये राष्ट्र शक्ति के परिभाषा की। जिसमें से एक हॉटमैन की शब्दों में जो है ये राष्ट्र शक्ति की परिभाषा का मतलब परिभाषा दिया है, जो राष्ट्र शक्ति से यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली अथवा निर्बल है, या अपने राष्ट्र हित की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। ये जो राष्ट्र शक्ति है, ये राष्ट्र शक्ति से इसी यह बोध होता है कि उसकी जो ना राष्ट्र अपने हित के लिए वह कितना अमुक है और कितनी शक्तिशाली है और यह निर्बल है। क्लियर। ये राष्ट्र शक्ति के हित के अंतर्गत आता है और उसके अपने राष्ट्र हित की पूर्ति के लिए जो भी दृष्टि अपनाती है, जो भी कैपेबिलिटी होती है उसमें, वो उससे आंका जाता है वो आखिर कितनी कैपेबिलिटी है, ये सभी राष्ट्र शक्ति के अनुसार पता चलता है वो किस राष्ट्र की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्षमता है। क्लियर। ये हॉटमैन के शब्दों में कहा गया था। और नेक्स्ट है हेंज़जे मार्गेंथो। हेंज़जे मार्गेंथो के अनुसार जो है राष्ट्र शक्ति वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों तथा नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। ये राष्ट्र शक्ति जो मतलब वह शक्ति होती है जिसके आधार पर कोई भी जो है ना व्यक्ति अपने देश के, अपने राष्ट्र के और दूसरे राष्ट्रों की तुलना में, यानी कि दूसरे राष्ट्रों के जो कार्यों की तुलना में, उसके व्यवहारों में, उसके कोई भी नीति है उसके प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। ये जो है ना हम लोग राष्ट्र शक्ति के बारे में एक तुलनात्मक के माध्यम से भी हम लोग राष्ट्र शक्ति के बारे में समझ सकते हैं। कितनी राष्ट्र शक्ति किस देश की है, ये तुलना के माध्यम से भी समझते हैं, जो कि आगे चलकर आगे क्लास में जो है ना एक पॉइंट होगी तुलनात्मक स्वरूप, उसमें आप समझ जाओगे कि ये राष्ट्र शक्ति क्या होती है। क्लियर। इस तरीके से क्लियर। और जो है ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा ये राष्ट्र शक्ति की परिभाषाएं अलग अलग दी गई है। क्लियर। तत्काल ये दो पॉइंट महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको आप सबों के बीच लाया ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद इन परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शक्ति वह क्षमता है जो एक राष्ट्र द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध प्रयोग में लाई जाती है। मतलब ये वही हुआ जो कहा गया था कि इन परिभाषाओं के अध्ययन से हम यह स्पष्ट पता चलता है कि राष्ट्र शक्ति जो होती है वह क्षमता होती है, वह कैपेबिलिटी होती है जो एक राष्ट्र जो है एक राष्ट्र के द्वारा अपने राष्ट्र के हितों के लिए दूसरे राष्ट्र के जो है विरुद्ध कोई भी प्रयोग में लाई जाती है। मतलब इसको प्रयोग में लाई जाती है, इससे मतलब एक तुलना के माध्यम से जो है ना किसी अलग जो है राष्ट्र की उसकी कैपेबिलिटी उसकी प्रयोग में लाई जाती, मतलब जो भी कैपेबिलिटी होती है वे सभी जो है ना अपने राष्ट्र में भी करने के लिए कहा जाए मतलब लाने की चेष्टा करता है। इस तरह से जो ना ये राष्ट्रीय शक्ति का अपने राष्ट्र की शक्ति को बढ़ा भी सकता है। जैसे अगर ओवरलोडिंग हो गया तो वो कम भी कर सकता है, मतलब अपने एवरेज के अनुसार चल सकता है। क्लियर। वास्तव में राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके आधार पर वह दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित और नियंत्रित करता है। क्लियर। वो राष्ट्रीय शक्ति वही शक्ति है जो मतलब दूसरे राष्ट्रों की जो है ना व्यवहार और शक्ति को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का संपूर्ण प्रभाव है। ये जो है राष्ट्रीय शक्ति का पूर्ण रूप से प्रभाव है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। क्लियर। इस राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण अनेक तत्वों से होता है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्लियर। गाइस, जो भी बैक से साउंड आ रहे हैं उसके लिए सॉरी, उस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं, अब जो है ये जो कहा गया था राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं पर टिप्पणी लिखें, उसके बारे में चर्चा करें, उसके बारे में अब देखते हैं ये राष्ट्रीय शक्ति की इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। जैसे अस्थायी स्वरूप, फर्स्ट पॉइंट है अस्थायी स्वरूप। राष्ट्र शक्ति के स्वरूप में
अभाव पाया जाता है। ये जो अस्थायित्व जो राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्गत जो है ना, इसका अस्थायित्व को मतलब इसकी अस्थायित्व जो ना का अभाव माना जाता है, इसकी कमी माना जाता है, इसकी अभाव पाया जाता है, इसमें कमियां देखने को मिलता है, क्योंकि समय समय पर इसके तत्व परिवर्तित होते रहते हैं। ये जो राष्ट्रीय शक्ति होती है, कभी कोई देश अगर कोई राष्ट्र आगे है तो कोई राष्ट्र इससे उससे आगे हो जाता है, यानी कि कोई राष्ट्र में ये नई तकनीक आ गई तो कोई राष्ट्र में वो नई तकनीक आई, नई नई तकनीकें यानी मतलब परिवर्तनें होते रहती समय के अनुसार। क्लियर। भारत की राष्ट्र शक्ति के स्वरूप में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। पहले की जो है भारत, आज की भारत में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है, बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलता है। पूर्व काल में सैन्य दृष्टि से पिछड़े तथा सुरक्षा के प्रति आशंकित भारत की तुलना में आज का भारत सैन्य क्षमता, प्रभाव तथा सुरक्षा के प्रति आत्मनिर्भर से परिपूर्ण है। ये जो पहले के काल में भारत की जो है सैन्य क्षमता, सुरक्षा के प्रति आशंकित जो भी यानी कि इसकी मजबूती थी, जो भी कार्यकाल था, ये पहले की अपेक्षा जो है अभी बहुत ही बेहतर है और आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर से परिपूर्ण हो गया है। यानी यही कहा गया कि ये जो है ना इसकी राष्ट्रीय शक्ति का जो है ना कि स्वरूप अस्थायी है, इसका अस्थायी नहीं है, समय के साथ साथ बदलते रहती है। आज इतना है तो कल चेंजेज हो जाएगी, मतलब प्रत्येक दिन मतलब कुछ ना कुछ चेंज होती है, समय के अनुसार ये बदलते रहती है। इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता हुआ। अब देखिए नेक्स्ट वन है तुलनात्मक स्वरूप, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, चर्चा किया था। उसके बाद देखिए तुलनात्मक स्वरूप, तुलना आप लोग समझ गए होंगे। तुलनात्मक क्या होता है? तुलनात्मक होता है कि एक या दूसरे से जो तुलना किया जाता है, एक या एक से अधिक देशों के बीच जो तुलना करेंगे तो वो तुलनात्मक राष्ट्र के हित में आएगा। उसके बाद राष्ट्र शक्ति के स्वरूप एवं स्तर को तुलनात्मक पद्धति से भी आंका जा सकता है। मतलब जो राष्ट्र शक्ति है उसके स्वरूप को, स्तर को यानी तुलना करके जो है ना, तुलना से भी उसका मतलब पद्धति को आंका जा सकता है कि कितनी उसकी अंदर कैपेबिलिटी है, कितनी क्या है, सब कुछ हम लोग तुलना के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इससे पहले भी क्लासेस अपलोड हुई है तुलनात्मक राजनीति के बारे में, बेहतरीन तरीके से आप तुलनात्मक के बारे में समझते भी होंगे। एक राष्ट्र की राष्ट्र शक्ति के एक तत्व को दूसरे तत्व की राष्ट्र शक्ति के उसी तत्व से तुलना करते हैं। मतलब ये राष्ट्र की जो है ना राष्ट्र शक्ति के एक तत्व से, मतलब एक राष्ट्र की एक तत्व से उसके दूसरे राष्ट्रों के तत्वों के बीच जो है ना आपस में तुलना करते हैं। इससे भी राष्ट्र शक्ति की हमें जानकारियां प्राप्त होती है, इसके बारे में भी अध्ययन करने को मिलती है कि किसके पास कितने तत्व हैं, कितने क्या हैं। उसके बाद इसे तुलना करके हम लोग आसानी से राष्ट्रीय शक्ति के बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद शक्तिशाली राष्ट्रों की शक्ति तथा क्षमता से तुलना करने पर ही किसी राष्ट्र को निर्बल कहा जा सकता है। यानी शक्तिशाली राष्ट्र जो होती है उसकी शक्ति तथा क्षमता से तुलना करने पर ही राष्ट्र की निर्बल मतलब ये हुआ। जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उससे और खुद पे तुलना करने के बाद आप समझ सकते हो आपकी कितनी जो है ना क्षमताएं हैं और कितनी निर्बल हैं, कितनी कैपेबिलिटी है, इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। वो राष्ट्र जो शक्तिशाली राष्ट्र होती है, ऐसा नहीं हो कि अब जो है ना जो कमज़ोर है आपसे उससे तुलना करके आप खुद को बेहतर समझेंगे, ऐसा नहीं है। आपके सामने ऐसा इससे तुलना करना जो आपसे बेहतर हो, आपसे शक्तिशाली हो। इससे हम लोग आसानी से राष्ट्र शक्ति के बारे में अपने आप को आंक सकते हैं कि हमारी कितनी हैसियत है या उसकी कितनी हैसियत है, ये सभी आसानी से समझ सकते हैं तुलनात्मक स्वरूप से। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है सापेक्षता। सापेक्षता देखिए, जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने शक्ति संबंधों में परिवर्तन करता है तो उन राष्ट्रों में के अन्य संबंधों भी स्वतः ही परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत और ब्रिटेन के संबंधों में स्वतः ही सापेक्ष परिवर्तन आ गया। देखिए ये एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे भारत जो स्वतंत्रता से प्राप्ति मतलब 1947 से पहले ब्रिटेन के साथ जो है मतलब एक दुश्मनी के रूप में रिलेशन था। ठीक है, यानी भारत और ब्रिटेन के बीच जो है ना काफ़ी दुश्मनी थी, जो कि गुलाम भी था। वही हुआ जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने शक्तियों में परिवर्तन मतलब अपने जो व्यवहार है, अपने सदी संबंध जो है ना में परिवर्तन करता है, उन राष्ट्रों से जो है ना स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से यही बताया गया है कि जैसे स्वतंत्रता से पहले जो है भारत और ब्रिटेन का जो संबंध अलग था और अभी के जो है ना भारत और ब्रिटेन के बीच जो संबंध अलग है, इसका परिवर्तन देखने को मिला। ये सापेक्षता के अंतर्गत आता है। क्लियर। आई होप कि आप समझ रहे हैं। ये भारत की स्वतंत्रता से पहले जो थी ये दोनों आपस में दुश्मनी थी, इन दोनों के बीच दुश्मनी चल रही थी, जो कि भारत जो कि गुलाम था। उसके बाद जब आज़ादी मिलने के बाद
और अभी भारत और ब्रिटेन के बीच जो है ना ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है जिससे कि गुलाम हो सके कोई भी देश एक दूसरे का। क्लियर। अभी जो है एक तरह से कहा सकते हैं हम लोग मित्रता है। क्लियर। इसलिए मतलब इससे भी राष्ट्रीय शक्ति के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है शक्ति की दृष्टि से दो राष्ट्र समान नहीं होते। यानी शक्ति की दृष्टि से जो ना दो राष्ट्र समान नहीं होते। जिस प्रकार दो व्यक्ति शक्ति की दृष्टि से पूर्ण रूप से समान नहीं हो सकते, उसी प्रकार दो राष्ट्र की दृष्टि से एक समान नहीं हो सकते। सही बात है। जिस प्रकार जो दो व्यक्ति की मतलब आपस में कोई भी व्यक्ति जो ना मतलब दो राष्ट्र जो ना समान नहीं हो सकते। कोई भी दे मतलब जिस दो व्यक्ति की दृष्टि से जो है ना पूर्ण रूप से समान नहीं हो सकती। मतलब यही है कि कोई भी जो है व्यक्ति, जैसे कि कोई देश है, मान के चलते हैं हम लोग भारत और हम लोग किसी देश चीन की तुलना ही करें तो दोनों राष्ट्र का सब समान नहीं है, बहुत ही दोनों में डिफरेंस है, यही कहा रहा है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हाँ समान नहीं हो सकते। उसके बाद देश की तुलना दूसरे देश से करने पर पूर्ण समानता नहीं पाया जा सकता। एक देश दूसरे देश या तो निर्बल होगा या सबल होगा। यानी कि ये जो है दोनों देशों के बीच या एक से दूसरे देशों से तुलना जो करने के बाद इसकी जो ना पूर्ण समानता हमें नहीं मिलेगी, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इससे हम लोग कोई देश जो है ना या तो निर्बल हो जाएगा या तो सबल हो जाएगा। कोई देश जो है ना लगभग में बराबर होगा तो ये तो कोई विशाल होगा, शक्तिशाली होगा, या तो कोई लो होगा। इस तरह से मतलब तुलना के साथ साथ जो ना इससे मतलब एक समान कोई भी राष्ट्र नहीं हो सकता। दो राष्ट्र समान नहीं हो सकता। इससे भी राष्ट्रीय शक्ति के बारे में पता चलता है। यही देखिए दो राष्ट्रों के अलग अलग होने का भी ये राष्ट्रीय शक्ति के बारे में पता चलता है। इससे यही है जैसे कोई राष्ट्र हुआ अधिक शक्तिशाली है, कोई राष्ट्र अधिक शक्तिशाली है, मतलब कोई कम है कोई अधिक है। इससे भी राष्ट्रीय शक्ति के बारे में पता चलता है। जिसके पास कम है तो उसकी राष्ट्रीय शक्ति कम है, जिसके पास राष्ट्रीय शक्ति अधिक है, शक्तिशाली है, वो राष्ट्रीय शक्ति उसके पास अधिक हुआ। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं। राष्ट्रीय शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं। किसी भी देश किसी शक्ति का सही आकलन नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी देश का जो है ना सही तरीके से उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। उसके इसीलिए किसी भी राष्ट्र की शक्ति का सही मूल्यांकन संभव नहीं है। यदि उसका आकलन ही सही से नहीं हो पाया, मतलब उसके सर्वेक्षण ही सही से नहीं हो पाया, तो उसका मूल्यांकन किस तरह से सही हो पाएगा। क्लियर। प्राय देखा जाता है कि लोकतांत्रिक देश सामान्यतः दूसरे देशों की शक्ति को और सर्वाधिकारी देश दूसरे देश की शक्ति को कम आंकते हैं। मतलब जो लोकतांत्रिक देश में सामान्यतः यही देखा गया है कि दूसरे देशों की शक्ति को जो ना सर्वाधिकारवादी देश दूसरे देश की शक्ति को कम आंकते हैं। मतलब जो सॉरी गाइज, बैक से जो भी साउंड आ रही है उसके लिए सॉरी। यही है, जो भी शक्तिशाली होती है, जो सर्वाधिकारी होती है, वो दूसरे देश की शक्ति को कम आंकते हैं। क्लियर। उसके बाद अपनी शक्ति का सही मूल्यांकन अवश्य ही किसी राष्ट्र के लिए शक्ति का एक साधन सिद्ध होता है। उसका जो ना शक्ति का सही तरीके से मूल्यांकन, सही तरह से आकलन करने के बाद जो है किसी राष्ट्र के लिए शक्ति का एक साधन, मतलब उसका जो ना पूरा साधन स्वरूप जो है सब कुछ, मतलब सम्मान वगैरह संसाधन सभी ये से सिद्ध होता है कि वह राष्ट्रीय शक्ति कितनी, उसके पास कितनी राष्ट्रीय शक्ति है कितनी नहीं है। इससे ये मतलब सिद्ध होता है उसकी सही तरीके से मूल्यांकन करने के बाद। यदि आपके बारे में हम लोग कुछ भी देखें तो अगर आपके बारे में सब कुछ सही तरीके से जानेंगे तो आपके बारे में हम लोग सही तरीके से सब कुछ बोल सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर। जबकि गलत मूल्यांकन उसके लिए सदैव विफलता का कारण सिद्ध हो सकता है। यदि आपका जो है आंकलन ही गलत किया जाए, उसके बारे में मतलब जानकारी ही गलत इकट्ठा किया जाए तो असफलता उसमें ही मिलेगा ही, वो विफलता के कारण सिद्ध ही होगा। क्लियर। आई होप कि आप ये पांचों पॉइंट क्लियरली अच्छी तरीके से समझ गए होंगे राष्ट्रीय शक्ति का विशेषता। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय शक्ति का महत्व के बारे में थोड़ा सा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट रह सकता है, इसको भी आप आंसर में लिखेंगे। क्लियर। देखिए राष्ट्र शक्ति का महत्व जो है ना, किसी राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। यानी किसी भी राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, जो भी अपने राष्ट्र में अगर किसी तरह से हमला हो जाता है, कोई युद्ध होता है, तो उसमें अपने राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग करना होता है। क्लियर। जो राष्ट्र जितना अधिक शक्ति संपन्न होता है वो अपने राष्ट्रीय हितों को उतना ही अधिक सफलता से प्राप्त कर लेता है। यदि आप जितने भी शक्ति होंगे, आपके पास जितनी नॉलेज होगी, आप भी उतना एग्जाम में लिख पाओगे। क्लियर। वही उदाहरण यही है कि जिसके पास जितना शक्ति होती है वो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के हितों के लिए वो अधिक सफलता प्राप्त कर लेता है। क्लियर। राष्ट्रीय हितों में सबसे बड़ा हित जो है राष्ट्रीय शक्ति को बनाए रखना तथा उसे बढ़ाना है। राष्ट्रीय शक्ति में सबसे बड़ा हित जो है राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना होता है।
क्लियर। जैसे कि इससे पहले वाला भी पॉइंट में हम लोग देखे थे, वो भारत जो है स्वतंत्रता से पहले और अभी जो है, मतलब स्वतंत्रता से पहले जो है उसकी सैन्य सेवा में और अभी की सैन्य सेवा में परिवर्तन वही है। इसमें समय के अनुसार जो है ना बदलते रहता है इसकी जो है ना कैपेबिलिटीज। क्लियर। यह किसी राष्ट्र शक्ति को बनाए रखना तथा इसे बढ़ाना है। क्लियर। यह किसी राष्ट्र की आकांक्षाओं तथा आशाओं को पूरा करने का एक साधन है। राष्ट्र शक्ति जो है ना, किसी का आकांक्षा हुआ, किसी का आशा हुआ, होप हुआ, विश्वास हुआ, ये सभी को जो ना बढ़ाने का एक साधन है, एक जरिया है। इस प्रकार राष्ट्र शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की धुरी है। इस प्रकार जो है ना राष्ट्र शक्ति ही जो इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच ये जो है ना धुरी है। राष्ट्र शक्ति ही किसी देश की विदेश नीति का आधार होती है। ये राष्ट्र शक्ति जो ना किसी देश की विदेश नीति का आधार होती है। क्लियर। उसके शक्ति संपन्न राष्ट्र ही अपनी विदेश नीति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर सकता है। शक्ति संपन्न राष्ट्र ही जो अपने राष्ट्र शक्ति होती है, जिसके पास खुद का एक शक्ति होती है, वही अपने विदेश नीति के माध्यम से जो ना अपने राष्ट्रीयों को प्राप्त कर सकता है, अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर सकता है। यदि कुछ भी हो जाए तो अपने राष्ट्रीय शक्ति के हित से जो ना वो आप खुद के राष्ट्रीय हित को प्राप्त कर सकता है। क्लियर। राजनीतिकों तथा कूटनीतिकों के दूसरे राष्ट्रों के साथ तथा अंतरक्रिया करने की योग्यता उनके राष्ट्र के राष्ट्रीय शक्ति द्वारा ही निर्धारित होती है। वह राजनीतिक मतलब राष्ट्रीय शक्ति किसी भी राष्ट्र के लिए साधि तथा साधन दोनों है। ये जो राष्ट्र शक्ति किसी के लिए राष्ट्र के साधि तथा साधन दोनों है, इससे पहले भी देखे गए। उसके राष्ट्र हितों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र शक्ति को एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो है राष्ट्र शक्ति के हितों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो ना राष्ट्र शक्ति को एक साधन के रूप में, एक संसाधन, एक जरिया के रूप में प्रयोग करते हैं तथा साथ ही साथ राष्ट्र शक्ति को बनाए रखना तथा बढ़ाना भी चाहते हैं। क्लियर। जिससे भविष्य सुरक्षित रह सके। इसे राष्ट्र शक्ति जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, उसके भविष्य, उसकी फ्यूचर अच्छी रहेगी, सुरक्षित रहेगी। क्लियर। देखिए विद्वान वीवी डाइक के शब्दों में शक्ति राष्ट्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में सबसे प्रथम स्थान तथा इसके द्वारा प्रयोग की विधियों की आधारशिला है। ये जो राष्ट्र शक्ति के लिए कहा है वीवी डाइक ने कि राष्ट्र जो है ना, शक्ति राष्ट्र जो है ना द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में सबसे प्रथम स्थान पर तथा उसके द्वारा जो है प्रयोग की विधियों में आधारशिला, ये जो राष्ट्रीय हित सबसे पहला स्थान पर आता है। ये वीवी डाइक के अनुसार कहा गया है। अब देख लेते हैं राष्ट्र शक्ति के प्रकार। आखिर राष्ट्र शक्ति के प्रकार देखिए, राष्ट्र शक्ति पूरा इससे कंप्लीट हो जाएगा। आपकी राष्ट्र शक्ति के विशेषता पूछे, राष्ट्र शक्ति की परिभाषा पूछे, राष्ट्र शक्ति की महत्व पूछे, राष्ट्र शक्ति की जो है ना प्रकार पूछे, इससे एक ही क्लास में आपका कवर हो जाएगा। क्लियर। राष्ट्र शक्ति के 3 प्रकार हैं। सैनिक शक्ति। राष्ट्र शक्ति के तीनों प्रकारों में सैनिक शक्ति का प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर। ये जो सभी देश के लिए, सभी राष्ट्र के लिए जो है ना सैन्य संबंध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्लियर। इसमें भी कहा गया राष्ट्र शक्ति के तीनों प्रकारों में सैन्य शक्ति जो है ना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सैनिक शक्ति से ही प्रत्येक राष्ट्र की सुरक्षा के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्र के हित का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए सैनिक शक्ति संपन्न होना प्रत्येक राष्ट्र का पहला कर्तव्य है। क्लियर। ये जो है सभी राष्ट्र के लिए जो है ना सैन्य संबंध होना चाहिए, सैन्य शक्ति होनी चाहिए। ये सबसे पहला कर्तव्य यही है कि अपने राष्ट्र के में जो है ना सैन्यों की संख्या बढ़ाया जाए और उसके सैन्य जो है ना सैन्य शक्ति को संपन्न किया जाए। ये पहला कर्तव्य है राष्ट्र शक्ति का। उसके संभावित आक्रमण या युद्ध से सुरक्षा प्रदान करना सैनिक शक्ति है। या जो कोई भी युद्ध हुआ, कोई भी आक्रमण हुआ, उसमें जो है ना सुरक्षा प्रदान करने का काम सैनिक के द्वारा होता है। यह सैन्य शक्ति कहलाता है। ठीक है ना। EHR के अनुसार जो है ना शक्ति के पहलू से राष्ट्र का प्रत्येक कार्य युद्ध की दिशा में होता है। पहला कार्य जो है ना राष्ट्र शक्ति का पहला कार्य यही होता है कि युद्ध की दिशा में उसकी पता चलता है उसकी राष्ट्र शक्ति कितना है। अभी जैसे यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है, उसमें आप समझ सकते हो किसके पास कितनी मतलब सैन्य क्षमता है, कितनी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ इसे समझ सकते हैं आप। क्लियर। उसके बाद इच्छित शास्त्र के रूप में भी नहीं, एक ऐसे शस्त्र के रूप में, अंतिम आश्रम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो है सैन्य संबंध हर एक मतलब आक्रमण युद्ध में ही एक बेहतर प्रदर्शन करता है, अपने योगदान देता है अपने राष्ट्रीय शक्ति के बारे में। इससे हमें पता चलता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का अर्थ अपनी आवश्यकताओं की
संतुष्टि तथा आर्थिक वस्तुओं तथा सेवाओं में संपन्न होगा। ये जो आर्थिक शक्ति होती है इसका, इससे मतलब आर्थिक संकेत वही है, उसके पास कितना आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक दयनीय है या अच्छी है, बेहतर है, इससे मतलब इससे भी राष्ट्र शक्ति के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति अगर डाउन है तो उसकी राष्ट्रीय शक्ति मतलब कमजोर है, अगर यदि है अच्छी है, बेहतर है, तो उसको हम लोग शक्तिशाली के रूप में देख सकते हैं। क्लियर। आर्थिक साधन आजकल दूसरे देशों के कार्यों, व्यवहारों, नीतियों को प्रभावित करने के प्रभावशाली साधन है। ये जो आर्थिक नीति है ना, उसके दूसरे देशों की, सही बात है, अगर उसके व्यवहार, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसकी व्यवहार अलग है, उसकी नीति अलग है, उसकी प्रभावशाली मतलब ये जो है ना एक साधन है कि किस तरह से उसकी आर्थिक स्थिति है। उसके पामर तथा परकिंस के शब्दों में, ये जो विद्वान है पामर तथा परकिंस के शब्दों में, आर्थिक शक्ति सैनिक शक्ति से अलग नहीं किया जा सकती। मतलब आर्थिक शक्ति और सैनिक शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। यह इसके महत्वपूर्ण अवयवों में है। आज भी यह युद्ध स्थिति में यह कहना है कि आर्थिक शक्ति की सैन्य शक्ति है, कोई अतियोक्ति नहीं है। मतलब ये भी अभी भी कहा जा सकता है कि आर्थिक शक्ति सैन्य शक्ति है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति आप समझ सकते हो इसका पॉइंट से ही, साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल पावर। क्लियर। अब इसका अर्थ यह है कि मनोवैज्ञानिक अथवा विचारों की शक्ति का प्रभाव, उसका विचार किस तरह से, उसकी सोच किस तरह से, उसके प्रभाव। क्लियर। उसके बाद मनोवैज्ञानिक शक्ति में वे प्रतीकात्मक साधन यंत्र होते हैं जो मनुष्य के लिए, मनुष्य के दिल तथा भावनाओं को अच्छे लगते हैं। हम लोग इससे भी समझ सकते हैं उसकी दिल की भावना किस तरह, उसकी भावना कैसी, उसकी विचार कैसी, उसकी सोच कैसी, उसकी मतलब मित्रता के रूप दिखाने की रूप कैसी, इससे भी हम लोग राष्ट्रीय शक्ति के बारे में समझ सकते हैं। आज राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्रों के नेताओं तथा जनताओं के कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इससे भी मतलब राष्ट्रीय शक्ति के बारे में समझ सकते हैं किसकी मनोवैज्ञानिक पावर अच्छी है, किसकी नहीं है। इससे भी हम लोग राष्ट्रीय शक्ति के बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद प्रभावित करती व्यवस्थापित प्रचार तथा शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा दूसरों को प्रभावित करना राष्ट्रीय शक्ति के मनोवैज्ञानिक प्रकार है। इसके अनेक साधन हैं, जैसे राष्ट्रीय दिवस समारोहों में अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन। मतलब यही हुआ कि मतलब जो भी मतलब एक दूसरे का आदान प्रदान जो भी देशों को प्रभावित करता है, उसकी सांस्कृतिक हुआ, शैक्षणिक हुआ, मतलब अभी भी हो रहा है। कोई भी देश जो ना, कोई भी आप भी किसी भी देश में जाके आप शैक्षणिक प्राप्त कर सकते हैं। वही अगर कोई बाहर के देश आके यहाँ से सांस्कृतिक के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये इसके मतलब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करती है, जो है साइकोलॉजिकल पावर के अंतर्गत। इसे हम लोग राष्ट्रीय शक्ति के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से कहा गया है, राष्ट्रीय दिवस जैसे कि गणतंत्र दिवस हुआ, स्वतंत्रता दिवस के दिन में जो ना समारोह में अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। इससे भी हम लोग राष्ट्रीय शक्ति के बारे में आंक सकते हैं। इससे हम लोग पता चल सकता है कि राष्ट्रीय शक्ति कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है, कितनी क्या है, नहीं है। क्लियर। ये रहा राष्ट्रीय शक्ति के बारे में। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। क्लियर। चलिए, ये राष्ट्र शक्ति के बारे में हम लोग देख लिए। राष्ट्र शक्ति का परिभाषा समझे, राष्ट्र शक्ति का महत्व समझे, राष्ट्र शक्ति का विशेषता समझे, और उसके राष्ट्र शक्ति की प्रकार को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए। आई होप कि आप लोग क्लियरली से समझ गए होंगे। क्लियर गाइज, आप लोग में से जो भी चैनल में न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी डाउट होता है कमेंट के साथ मतलब हमें बताएं। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।